जी सर। हाँ, ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ, 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 गुड इवनिंग। हाँ, ठीक है, अपने बारे में कुछ बताइए। सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट है बीपीएससी में, और मैंने वर्ष 2024 में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एनआईटी दिल्ली से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और एग्ज़ाम में मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, और मेरी हॉबी ट्रैकिंग है। अच्छा, एनआईटी से आप पास आउट हैं, एनआईटी दिल्ली। हाँ जी सर। एनआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई? सर 2010 में हुई है। वर्तमान में कितने एनआईटी हैं अभी? सर एग्जैक्ट नंबर तो मुझे ध्यान नहीं है, बट 27 के अराउंड है। 23 आईआईटीज हैं और उससे थोड़े ज़्यादा एनआईटीज हैं, तो शायद 27 के अराउंड। अच्छा, पहला एनआईटी कौन था? सॉरी सर, इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपने एनआईटी से ग्रेजुएशन किया आपने, है ना? बीटेक। सर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई। अच्छा, इलेक्ट्रिकल है। अच्छा, तो फिर कैंपस सिलेक्शन के लिए आपने ट्राई नहीं किया है क्या? सर फाइनल ईयर में करना होता है, लेकिन मैं सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान था मेरा, और बीपीएससी का फिर नोटिफिकेशन भी आ गया था जब हमारा अभी चल रहा था प्लेसमेंट जब प्रोसीजर, सिविल तो मैं सर्विसेज की फिर तरफ से बीपीएससी। आपका रुझान था पहले से, आपको पता था कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर लेते आप, तो भी चलता। सर इतना पहले से तो नहीं मालूम था, वो इंजीनियरिंग के दौरान मुझे इसमें इंटरेस्ट आ गया, और जैसे फाइनल ईयर जैसे में साल खत्म, वो आ गया था नोटिफिकेशन, इसलिए या अगर नहीं आया होता तो शायद मैं जॉब में चला जाता। जैसे 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 साल बीतते गया उसे पता चला कि नहीं, थोड़ा सा हमें किसी और फील्ड में मूव ऑन करना चाहिए, है ना? जी सर। आपने आपने ऑप्शनल रखा हिस्ट्री, क्यों हिस्ट्री में विशेष यस रुचि है सर। आपकी? हाँ सर, हिस्ट्री जब मैंने जीएस की पढ़ाई शुरू की थी, तो हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट था। और मैंने जब पहले भी स्कूलिंग के दौरान जब पढ़ाई की थी, तो उसमें इतिहास विषय में रुचि रही थी मेरी शुरू से। हिस्ट्री में चलिए, एक वर्ड यूज था यूएसएसआर का, नाम सुने होंगे आपने, सुना होगा। जी सर। यूएसएसआर, जी सर। सोवियत संघ, उसका जी सर। विघटन क्यों हुआ? सर बहुत सारे कारण थे विघटन होने का। अगर हम फाइनेंशियल रीजंस देखें, तो उनकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पा रही थी, जो इतना हाई डिफेंस बजट, और जो उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था कम्युनिज्म की तरफ, वो कैपिटलिज्म के मुकाबले काफी कमजोर पड़ रहा था उनको फाइनेंशियल पुश देने में। तो इस वजह से कुछ फाइनेंशियल कैपिटलिज्म रीजंस थे। कैपिटलिज्म की अवधारणा कब आई है, ये बताइए तो। कैपिटलिज्म की अवधारणा किसके द्वारा लाई गई? सर इसे जॉन जॉन एडम्स से एट्रीब्यूट किया जाता है। उनकी जो किताब थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें उन्होंने लियाज़ फेयर पॉलिसी की बात की थी, जिसमें ये कहा जाता है कि किनकी बुक थी? स्टेट का किनकी कोई बुक थी? वेल्थ ऑफ द नेशन? वेल्थ ऑफ द नेशन का जिक्र आपने किया अभी। सर एडम स्मिथ, सॉरी सर, एडम स्मिथ की एडम बुक थी। स्मिथ। जी सर। एडम स्मिथ की बुक थी। कब कब लिखी गई थी? सर 17th सेंचुरी में लिखी गई थी। एग्जैक्ट ईयर तो कब? मुझे याद नहीं है। अच्छा, सर ये 17th बताइए सेंचुरी। तो अमेरिका के द्वारा एक नारा दिया गया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, जी सर। कब? सर ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के वक्त दिया गया था, जब उससे कुछ वर्ष पहले, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अमेरिकन अमेरिकियों पे काफी हैवी टैक्सेशन लगा रही थी, और उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं थे। तो इस वजह से उन्हें एक एलियनेशन जैसा फील होता था, और उन्होंने ये नारा दिया कि नो टैक्सेशन विदाउट मैंने एनी रिप्रेजेंटेशन इन हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट। मैंने ये पूछा कब दिया गया था नारा, एग्जैक्ट डेट। सर
17th सेंचुरी में ही दिया गया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन से पहले, वर्ष मुझे क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं। आपने एडम स्मिथ का जिक्र किया, वेल्थ ऑफ द नेशन का जिक्र किया आपने, है ना? जी जी सर। 1776 में ये जो बुक भी लिखी गई थी 1776 में ही लिखी गई थी, है ना? ओके सर। और जो नारा भी दिया गया था वो 1776 में दिया गया था, इसलिए कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अच्छा ये बताइए तो थैंक यू सर अमेरिका वेरी आजाद कब हुआ था? मच। सर फिलाडेल्फिया कांग्रेस से आज़ाद हुआ था, बट ईयर सर मुझे 1780s के अराउंड था। ये जब ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी। लेकिन सर मुझे ईयर याद नहीं है, 1780s अराउंड था। अच्छा जब बताइए, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा। जी सर। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तब वहां के शासक कौन थे? लुई 16 थे। लुई 14वां या लुई 16वां? श्योर है? 16वां। जी सर। लुई 16वां थे, श्योर है? जी सर श्योर, लुई 16वां था। अच्छा आपने पढ़ा होगा 7 इयर्स वार, सप्तवर्षीय युद्ध। यस सर, 7 years वॉर। क्या था टाइम पीरियड इसका? सर टाइम पीरियड, सर जब इंडिया में एंग्लो फ्रेंच रेवलरी चल रही थी, उसको उसके बैकग्राउंड में ये 7 year वॉर भी चल रहा था। आपको नहीं लग रहा है सेवनटीन कि जो सिक्सटीज के वार अराउंड। है, सप्तवर्षीय युद्ध, ये वहां पे लड़े जा रहे थे यूरोप में, और उसकी जी सर। लपटें जी भारत सर में आ रही थी, ऑस्ट्रियन। क्यों? जी सर, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था। उसको 7 year वॉर कहा जाता है, जिसमें ब्रिटिश और फ्रांस दोनों ऑपोजिट कैंप्स का सपोर्ट कर रहा था ऑस्ट्रिया में राजा बनाने के लिए। और सेम टाइम पर इंडिया में भी वो ऑपोजिट कैंप्स का सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम हैदराबाद स्टेट का वो देखें जब हिस्ट्री में उस समय, तो दोनों सेम समय पर दोनों ऑपोजिट कैंप्स में थे, तो दोनों की लपटें यूरोप से लेके इंडिया तक आ गई थी। ओके, चलिए बताइए तो फर्स्ट कर्नाटका वार पढ़े होंगे, जी सर। क्यों स्टार्ट हुआ था? सर फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जो फ्रेंच जर्नल थे वो एक सर ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर निज़ाम के डेथ के बाद जब सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ हैदराबाद में, इसके वजह से शुरू हुआ था, जिसमें फ्रांस और इंग्लिश दोनों अलग अलग पार्टीज का सपोर्ट कर रहे थे। सेकेंड कर्नाटका वार? सर इन्हीं में कुछ अनफुलफिल्ड ट्रीटीज थी, और फिर कौन सी कर्नाटिक अच्छा ये स्टेट। बताइए, फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड में कौन सी ट्रीटी के तहत ये समाप्त किया गया था? सर ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चैपेल ट्रीटी थी एक, और हम्म ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी भी थी। थर्ड? सर थर्ड, सॉरी सर मैं थर्ड अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रीटी ऑफ पेरिस। हाँ यस सर, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक, ठीक हर्षित मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो हर्षित, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम। सो आपके मैं डैफ के थ्रू जा रही थी एंड यू बिलोंग फ्रॉम भोजपुर, राइट? भोजपुर से आप बिलोंग करते हैं, सर तो बक्सर यू हैव डिस्ट्रिक्ट। हर्ड द कंडीशन एंड ऑलरेडी हैव सीन द कंडीशन। भोजपुर में इस बार फ्लड आई थी 2025 में, यस मैम। एंड बहुत ज़्यादा ही उसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। सो व्हाट आर द मेजर रीजन
कि भोजपुर में क्यों फ्लड आया, बिकॉज वी नो कि साउथ बिहार इज नॉट समथिंग the reason that is known for the flood. It is known for the droughts. So what is the reason behind it? मैम ये गंगा रिवर पास होती है यहाँ से, तो जब मानसून आता है तो ये ओवरफ्लो हो जाती है कभी कभी। और इसके लिए हम नॉर्थ बिहार के मुकाबले थोड़े और अंडर प्रिपेयर्ड रहते हैं, क्योंकि ये वॉर प्रोन रीजन है नहीं। और तो यही एक कारण है, जब गंगा अपने रिवर बेड से ओवरफ्लो होती है तो फिर हम अंडर प्रिपेयर्ड रहते हैं और फ्लड के बट चपेट में आ इसी बार जाते हैं। क्यों आया ओवरफ्लो की? गंगा तो रूट ही है, भोजपुर से गुजरती ही है, तो हर साल ही फ्लड नहीं आया, इसी साल क्यों आया? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? हम आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये हो सकता है ला नीना का इम्पैक्ट रहा हो इस पर, जिसकी वजह से मानसून रेन्स ज्यादा हो जाती हैं, तो एक ला ये नीना कारण का हो सकता है। इम्पैक्ट कैसे होता है इंडिया में एंड पर्टिकुलरली बिहार में? ये कहाँ का फिनोमेना है? मैम ये साउथ पैसिफिक का फिनोमेना है, टू बी एग्जैक्ट। और पैसिफिक ओशन में जो सर्कुलेशन होता है उसका फिनोमेना है, और इसके वजह से हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म हो जाता है इंडियन ओशन रीजन में। और अ, जो हमें मानसून रेन्स को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है लानीना, और इसका ही ऑपोजिट है एल नीनो, जो मानसून रेन्स को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। ये हर 3 से 4 साल में रोटेट करते रहता है। और अभी क्यों हमें फ्रिक्वेंटली देखने को मिल मिल रहा है ये इफेक्ट, एल नीना, एल नीनो एंड ला नीना? मैम काफी एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी हैं, जिससे हम इन्वायरमेंट में कुछ जो बहुत ह्यूमन इंड्यूस्ड रीजंस हैं, जिससे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या और भी ऐसे कारण जिसके वजह से एक ये बेल्ट का नाम इन्वायरमेंटल आपने सुना सर्कुलेशंस। है? एक बेल्ट का नाम सुना है जो इक्वेटर से पास होती है? यस उसके शिफ्टिंग से वी डिसाइड विच हेमिस्फेयर लाई इन द नॉर्थ एंड विच हेमिस्फेयर लाई इन द साउथ। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बेल्ट? मैम, ITCZ, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नो, इट passes from the equator. I'm looking for that term. तो मैम मैम बेल्ट सुना तो है, Okay, बट आई एम नॉट एबल टू okay, रिकॉल। okay. आई कैन सी यू आपने NIT दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है। सो NIT दिल्ली और जो DTU है, DTU ही कन्वर्ट हुआ है क्या NIT में? नहीं मैम, DTU अलग है। DCE था DTU पहले, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो DTU में कन्वर्ट हुआ। और NIT ओके, दिल्ली शुरू से ही NIT दिल्ली था। सो NIT जो भी है इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको कौन से एक्ट के तहत गवर्न किया जाता है? ये स्टेट फंडेड होते हैं या सेंट्रल फंडेड होते हैं या दोनों के कंबाइंड होते हैं? मैम ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अनलाइक जैसे आपने जो मेंशन किया DTU और NSUT, इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं ये दिल्ली में, ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। लेकिन जो NITs और IITs होती हैं, ये कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड होती हैं। ओके, लेकिन एंड आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से, यू आपका स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड यू नो कि इंडिया सेमीकंडक्टर्स के लिए कुछ काम कर रही है, एंड रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है सेमीकंडक्टर के लिए, इफ यू आर अवेयर ऑफ इट। मैम रिसेंट बजट में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया। हम्म, कहाँ लॉन्च हुआ है ये, कौन कौन से एरियाज में पर्टिकुलरली? मैम एग्जैक्ट एरिया तो मुझे अभी ठीक है, मेरे ध्यान में नहीं है, सेमीकंडक्टर्स के लेकिन रिजर्व्स हैं हमारे पास। नहीं मैम, रेयर अर्थ मिनरल्स में मोनोपोली है चाइना की, नियर मोनोपोली अगर कहें तो। लगभग 70 to 80% रिजर्व चाइना के बिल्कुल पास है, रिजर्व्स और नहीं है, 90 थोड़े बहुत हमारे पास रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स जैसे हैं लेकिन हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, रिजर्व्स ही नहीं है। मैम थोड़े तो रिजर्व्स हैं हमारे पास, और प्रोडक्शन कहाँ पर है? कैपेबिलिटी तो राइसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम जैसे हमें मिला। और ये एक तो ये सबसे जो लेटेस्ट और सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट सोर्स तो यही है। इन बिहार? मैम बिहार में भी है,
बट मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसके बारे में। ओके, तो हम सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं? मैम अभी तो ताइवान से करते हैं। जो TSMC है वहाँ की कंपनी 75% होल्ड उन्हीं का है वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे। एक इंडिया ने MOU साइन किया है कंट्री के साथ इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द सेमीकंडक्टर फैब्स यूनिट्स। कौन सी कंट्री है? सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। ओके, कमिंग टू योर हॉबीज, आपको ट्रेकिंग करना पसंद है। जी मैम। तो एक बहुत फेमस ट्रेकर है एंड उसका एक पार्ट बिहार में भी आता है जिस माउंटेन पे उन्होंने ट्रेक किया था। मैम आई एम नॉट हिमालयाज। श्योर ट्रैकर या माउंटेनियर होंगे। ओके, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेकिंग एंड माउंटेनियरिंग? मैम माउंटेनियरिंग एक प्रोफेशनल एक्सरसाइज हो जाती है और सिर्फ माउंटेन्स में ही इसे वो हम देखते हैं। लेकिन ट्रैकिंग एक रिक्रिएशनल एक्सरसाइज की तरह देख सकते हैं हम इसे हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तो ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। और ट्रैकिंग सिर्फ माउंटेन्स में नहीं, हम बाकी और जगह भी कर सकते हैं, जैसे फोर्ट ट्रैकिंग होता है या फॉरेस्ट ट्रेल्स में भी हम ट्रैक कर सकते हैं। तो एक वाइडर स्कोप है इसका एज कम्पेयर टू माउंटेनियरिंग। So trekking can be categorized as a subcomponent of mountaineering, if that statement is right. Ma'am, mountaineering can be subcategorized as part of trekking, but mountaineering involves a lot of professional exercise, uh, commitment and expertise. So as a trekker, what are the essential things that you carry? Ma'am, in terms of things, firstly, rucksack is really important, backpack, and in that we'll have to carry minimum amount of clothing or any other things that are required, and some basic medicines for height-related issues that we might face, um, and some basic If you cooking recommend some utensils. areas, कोई ऐसे एरियाज हैं बिहार में जहाँ पे आप ट्रेकिंग के लिए जा सकते हो, या पूरा प्लेन मैम ही है बिहार? नहीं मैम, बिहार में भी पोटेंशियल तो है ट्रैकिंग का। अगर हम देखें अम, अगर हमें प्रॉपर माउंटेन ट्रैक करना है तो हिल्स हैं गया के आसपास, गया में वहाँ पे हम कर सकते हैं, राजगीर में। गिव मी द फिर नेम ऑफ हिल्स। हम ब्रह्मयोनी हिल्स हैं गया में, वहाँ किया जा सकता है अभी। और अगर हमें फोर्ट ट्रैक करना है तो रोहतासगढ़ फोर्ट भी है, वहाँ भी हम ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज बना सकते हैं, जिससे टूरिज्म पोटेंशियल भी बिहार का इंक्रीज होगा। Give me और 5 अगर names, that's it. I don't want explanation. Just 5 names. The मैम areas where you can trek in Bihar. मैम देन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वहाँ फॉरेस्ट ट्रैक कर सकते हैं। एंड फॉर रिलीजियस एंड मोर स्पिरिचुअल ट्रैकिंग और मोर फैमिली फ्रेंडली ट्रैकिंग हम मुंडेश्वरी भभुआ में भी ये ट्रैक कर सकते हैं। सो मुंडेश्वरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, रोहतासगढ़, गया, these are the four I can think of right now. Okay. राजगीर में एक क्लस्टर ऑफ माउंटेन्स है, हिल्स है, 5 No. क्लस्टर्स बोलते हैं उसको। इफ यू नो द Hmm. नेम्स दैट विल बी ग्रेट फॉर द ट्रेकिंग। I'm really sorry, वो slip हो रहा है मेरे माइंड से, but Okay. I I used to can remember them. see in post preference you have a very unconventional post preference. First you have written BAS, second is BRS. BRS, Bihar Revenue Service, Registration service. Bihar Registration Service, and third is BES, and then you have opted for MUs. So why BRS MUs are are most preferable preference according to you, that you have put it in top 5? Ma'am, for BRS, it deals with land registration and marriage registration. So land is one of the most uh, important subjects
under state, and our state also suffers from many land related issues like unresolved disputes तो क्या बीआरएस जो है and लैंड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं? हम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व तो नहीं करते, लेकिन वो ऑथेंटिकेट करते हैं लैंड डील्स। तो उनके एंड से अगर चीजें क्लीन रहें तो अ, एक बेटर फ्यूचर हो सकता है बिहार में लैंड रिलेटेड इश्यूज का। तो लैंड रिलेटेड इश्यूज पे आपको जाना है, तब तो आपको बिहार रेवेन्यू सर्विस पे जाना चाहिए था। दे आर द वंस दैट डील्स विद द लैंड डिस्प्यूट्स। हाँ मैम, वो डिस्प्यूट्स तो वो भी देखता है, लेकिन बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डील करता है, और इसमें उसके कंपैरिजन में तो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स भी बेटर है। ओके, तो क्या है प्रमोशनल एक्सपेक्ट्स बीआरएस का? योर मैम फर्स्ट पोस्टिंग बीआरएस एंड देन प्रमोशंस। हम बीआरएस में फर्स्ट पोस्टिंग जॉइंट सब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार का होता है, एंड देन इट्स फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता है, फिर असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट हो जाती है, फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। मुझे अभी तो इतना ही रिकॉल हो रहा है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू हर्षित। आपका इंटरव्यू ओवर थैंक यू। करते हैं थैंक यू। सर। हर्षित, कैसा लगा खुद का इंटरव्यू? हर्षित, आवाज आ रही है हर्षित? सर ऑडिबल नहीं है। आवाज नहीं जा रही है? अब जा रही है? हेलो सर आवाज सर, आ रही है मेरी? आ रही है। पता नहीं आपको क्यों नहीं आवाज है। मैम आपकी आ रही है, बट सर की मुझे नहीं आ रही है। अच्छा मैम, फीडबैक दे दीजिए एक बार। ओके, जी जा रही। सो हर्षित सर वाज आस्किंग कि कैसा लगा आपको खुद का इंटरव्यू? मैम अच्छा था इंटरव्यू तो, और कुछ बेसिक चीज़ों पे अभी भी मुझे लग रहा है काम करने की ज़रूरत। जैसे बिहार एनी स्पेसिफिक में एरिया मैं ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट यू हैव टेकन आउट फ्रॉम दिस इंटरव्यू कि कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है? हम स्पेसिफिक वीकनेस मुझे टाइमलाइन से रिलेटेड लगा हिस्ट्री में, जहाँ मैं हम्म, ईयर्स पे काफ़ी फंबल हो रहा था स्टार्टिंग में, और ये गया में जो हिल है वो बिल्कुल मैं स्लिप हो गया मेरे माइंड से। तो एक मुझे बिहार स्पेसिफिक चीज़ों को एक बार रिवाइज करना चाहिए, ओके। क्योंकि ये So सब। Harshit, the feedback from me is that कि overall the interview is good, ठीक है? And don't worry about the fact कि आपको कुछ facts नहीं पता है, क्योंकि obviously ऑब्जेक्टिव चीजें दिमाग उतना जल्दी रिटेन नहीं कर पाता उतना लंबे समय तक। तो दिस विल नॉट गोना लीव अ बैड इम्पैक्ट कि आपको कोई फैक्ट्स नहीं पता, जैसे सर आपको ग्रिल कर रहे थे। लेकिन टू बिकम रिजिड ऑन एनी आंसर दैट यू आर सेइंग रॉन्ग, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। Sir has been giving you many hints, Louis 16 और 14 वाला, but you are very rigid about कि नहीं Louis 16 ही है। Even when the NITs number of NITs in India has been asked, तो before taking a guess, take a permission from the board members कि sir I am not confirmed, I want to take a guess. If they permit, then you can tell a number. But उसको भी आपने बहुत confidently बोला, ठीक है? तो don't become rigid on any answer. Be open to that. उनके opinions को भी आप लीजिए, ऐसा ना लगे because you are an aspirant now. और अभी से आपके वो rigidity दिखेगी, then they will be think कि after getting selected and being posted as an officer, तब तो आपकी क्या ही rigidity होगी। तो उसमें आप थोड़े ओपन रहिए। बाकी द पेस ऑफ योर आंसर इज वेरी गुड, आप में वो कॉन्फिडेंस भी है। एंड द मेजर द मोस्ट पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यू इज दैट आपका एज बहुत कम है। यू हैव जस्ट ग्रेजुएटेड 2024 में, तो ये एज अ प्लस पॉइंट की तरह काम करता है। तो यूज दिस पॉइंटर इन योर इंट्रोडक्शन। जैसे आपसे सर ने इंट्रोडक्शन पूछा, डायरेक्टली यू हैव स्टार्टेड विथ योर कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है। यू हैव टू स्टार्ट विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली बीपीएससी में जैसा देखा गया है कि नाम और जगह नहीं बताते हैं। तो स्टार्ट विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एनआईटी दिल्ली इन 2024। ये आपका प्लस पॉइंट है। ये बताइए उनको कि जस्ट इन द 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन यू आर हेयर इन द इंटरव्यू इटसेल्फ, ठीक है? Yes. कमिंग टू द एस्पेक्ट्स ऑफ
कि आपका जो सब्जेक्ट्स का है, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड जो है आपका ग्रेजुएशन का स्ट्रीम, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है, मैंने आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पूछा, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स ना, तो ऐसा सेमीकंडक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स और जो अच्छा। अभी चर्चा में है, तो उस पे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एरियाज देख लीजिए कौन कौन से स्टेट्स में है, एंड बिहार को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया उसमें, तो उस तरीके के भी पॉइंटर्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। कमिंग टू द ट्रेकिंग पार्ट, तो उसमें जो भी हिल्स वगैरह है, क्योंकि आप ट्रैक करते हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द ज्योग्राफी ऑफ इट। ऑलराइट। एंड लाइक पोस्ट प्रेफरेंस है, तो बीआरएस डाला है आपने, आपने एमईओ भी डाला है, तो जो थोड़ा अनकन्वेंशनल है। एंड इसमें भी पूछ सकता है कि आपने डीएसपी क्यों नहीं डाला, व्हाई यू आर अवे फ्रॉम द यूनिफॉर्म जॉब्स, उसका भी आपको पॉइंटर्स क्वेश्चनेयर एक प्रिपेयर कर लेना है। ओवरऑल द कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है आपका, उसमें आपको काम करने की जरूरत नहीं है, बट बी हम्बल, बी काइंड और बी ओपन टू द क्वेश्चंस, और उनके भी ओपिनियंस को लेके आपको यूज करना है, एंड विथ रिस्पेक्टफुली यू हैव टू आंसर इट। ऑल राइट। बाकी एवरीथिंग इज फाइन, बस अपना आप कंटिन्यू कीजिए, जो भी आपके ऑप्शनल है, ग्रेजुएशन है एंड करेंट अफेयर्स। ऑल राइट सर। मैम ठीक है, मैम तो सारा कुछ बता ही दी। और थोड़ा हर्षित आवाज जा रही है सर, मेरी? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आवाज नहीं जा रही है? बहुत हल्की आवाज आ रही है, मैं क्लियरली अब सुन जा नहीं पा रही रहा हूँ। है? अच्छा, नहीं है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। आवाज यदि जा रही होगी तो एक बार यार रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, हाँ सुनिएगा। जो हम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप वो आंसर नहीं दे रहे थे, उसके अलावा बहुत कुछ बता दे रहे थे। मैम, सर आई एम मैंने नॉट एबल एग्जैक्ट टू पूछा हियर ले यू। तो बोले सर ठीक है, तो यदि आवाज नहीं जा रही होगी तो अब जो वीडियो मिलेगा तब आप सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने डेट पूछा तो आपने पूरा स्टोरी बताना शुरू किया, है ना? इसलिए तो बहुत जगह हम एग्जैक्ट डेट पूछ रहे थे, जान के फैक्ट्स पूछ रहे थे, तो आप सॉरी बोल दीजिए, नहीं याद है तो नहीं याद है। हम उसकी बहुत जगह की स्टोरी पूछे नहीं थे, तो वो छोड़ के आप सब कुछ बताने लग रहे थे। तो थोड़ा इस पे ध्यान रखिएगा कि जिस संदर्भ में, जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वही चीज का जवाब दें, है ना? इससे आपके अवेयरनेस दिखते हैं कि क्वेश्चन के प्रति कितना अवेयर है, कितना ध्यान से आप सुन रहे हैं। ठीक है हर्षित, ऑल द बेस्ट। बाद बाकी सही है, मैम सारा कुछ फीडबैक दे ही दी, ठीक है ना? ऑल राइट वीडियो मिल हर्षित, ऑल जाएगा। द बेस्ट। मैम, मेरे एक दो क्वेश्चंस भी थे। वो ओके हाँ। सर, पहले तो जो सर ने बोला, मैं कोई टेक्निकल ग्लिच है, सर की आवाज नहीं आ रही है, आपकी आ रही है। तो एक बार आप ओके उसको समराइज कर देंगे प्लीज, अगर क्योंकि मैं सर को आपको इंटरप्ट नहीं करना रिकॉर्डिंग चाह रहा मिल था। जाएगी, आपको ओके। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर जो बोल रहे थे, क्योंकि मुझे आवाज आ रही है, तो आप रिकॉर्डिंग में उसको सुन लीजिएगा, ठीक ओके। है? एंड ओके। एंड एक दो क्वेश्चंस और थे मेरे मैम। वो जो लुई 16 वाला क्वेश्चन था, अब जैसे मुझे लगा कि वही आंसर है, तो इसमें मुझे कैसे डील करना चाहिए था? व्हाट शुड हैव बीन द उसे आइडियल अप्रोच? आप बोल देते कि अगर आपको ऐसा हिंट दिया जा रहा है, तो देन आपको 2-3 बार दिया जा रहा है, तो वहां पे आप बोल सकते थे कि सर आई विल लुक इनटू इट, आई एम गेटिंग कंफ्यूज राइट नाउ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, आई विल लुक इनटू इट। हो गया। डोंट बी मतलब डोंट शो योर रिजिडिटी ऑन समथिंग दैट आपको लग रहा है वो सही है, इवन आफ्टर गेटिंग तो मल्टीपल बोल हिंट्स। और मैम, ये इसके लिए क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं? जो पुलिस सर्विसेज को मैंने नहीं डाला है टॉप पे, सारे यूनिफॉर्म सर्विसेज को मैंने नीचे ही डाला है, तो क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं? मुझे कैसे मतलब उनका आंसर करना दिया हुआ है मैम पीडीएफ में। है? आपको ना एक क्वेश्चनेयर प्रोवाइड किया गया है पीडीएफ में, वहां पे हमने इस वाले क्वेश्चंस का डाला है, ठीक है, कि व्हाई यू आर नॉट गोइंग इनटू यूनिफॉर्म सर्विसेज, बट यू कैन आल्सो राइट बी इन द एक्सपेक्ट कि आपने ग्रेजुएशन किया है, यू हैव डन ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी आपने पढ़ा है, तो यू समहाउ फील्स कि यू आर गुड एट द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द वर्क, दैट्स व्हाई यू आर ऑप्टेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, नॉट फॉर द यूनिफॉर्म जॉब। थोड़ा सा तो वो होगा, बैकलैश होगा, बिकॉज यू आर यंग एंड यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर द डीएसपी एंड यू आर ऑप्टिंग फॉर द अदर जॉब, लेकिन आपको अपना उसमें स्ट्रेंथ दिखाना है, नॉट गोइंग इनटू द दैट लूप कि क्यों नहीं जाना चाहते हो, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा, ये सब नहीं बोलना है। जस्ट गो ऑन द कि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स करना है, यू लाइक टू मेक द डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आपको लेना है, ठीक है, तो दैट यू कैन गिव। ओके। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
विनायक को ऐड कर रहे हैं।